जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट है। तो साथियों अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों हम लोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की चांसेस हो। तो आज आपका पेपर 2 चलेगा। कल हम लोगों ने पेपर 1 को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपको एक भी पेपर को छोड़ना नहीं है। तो चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार लाइक करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। कुल्लू घाटी जो है ये किसके मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। एक तरफ पत्तन यानी बंदरगाह का नाम है और दूसरे तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही मिलान क्या होगा? तो देखिए भटकल बंदरगाह जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, जो कि 3 में दिया गया है। एलप्पी पत्तन की बात करें तो ये हो जाएगा केरल में। काकीनाड़ा पट्टन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि 3, 1, 4, 2। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है 3, 1, 4 और 2। चलिए आगे देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे 33 के लिए। तो यहाँ पर 33 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है और काली मिट्टी की बात करें तो इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा रेगुर मृदा। रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता तथा वायु संचारण की क्षमता जो है वो अधिक होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, अब आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, लिखने का समय नहीं है, बस केवल आपको ध्यान से सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा राजस्थान। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजस्थान। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से है? तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से उसका उद्गम है नर्मदा नदी का। सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो साथियों सुंदरवन का जंगल जो है ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैंग्रोव वन। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन से नहीं, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 और 3 ये गलत है। तो डी ऑप्शन में दिया गया है। दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? देखिए कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में। और चाय पूछे तो होता है असम में। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ये सभी क्या है? कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलनेज। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है क्योंकि पुलनेज जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा पुलनेज जो है
कॉफ़ी उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है? और भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तो कर्नाटक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और साथियों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तो प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी प्रश्नों को आपको स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए अभी इस समय डेली दोपहर 3 बजे पहला क्लास है, फिर रात 8 बजे है, तीसरा क्लास रात 8:30 बजे है और एक क्लास है शाम 7:30 बजे। ये क्लास आपको मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर वहाँ पर क्या चल रहा है, तो अभी पॉलिटी चल रहा है टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर 40 का सही जवाब क्या होगा, तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। कौन सा है, तो वृष्टि है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने रात 8:30 बजे की क्लास में भी आपको बताया था। तो अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। तो यह पर्यावरण संतुलन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब है, तो 1986। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1986। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए 41 के बाद 42 से होगा। निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, तो ये तो सही है। घाना पक्षी विहार की बात करें तो ये राजस्थान दिया गया है, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। एक पूछा जाता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन बैंक PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। समय बहुत कम है, एग्ज़ाम से पहले आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना है। और साथियों, कम समय में आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर सके, इसलिए हमने जितने भी पिछले 12 सालों में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको वन लाइनर फॉर्म में टाइप करके एक वन लाइनर क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। तो फटाफट से जाकर आप लोग प्ले स्टोर पर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आपको इस कोर्स को ले लेना है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ले भी लिया है और रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आप पीछे मत रहिए, फटाफट से जाकर इस कोर्स को ले सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। कौन हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। और साथियों, विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, रामसर सम्मेलन संबंधित है। और साथियों, अगर आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, उस कोर्स में रात 8:30 बजे की जो क्लास चलता है उसका भी PDF मिल जाएगा, प्लस शाम 7:30 बजे जो क्लास होता है टॉपिक वाइज उसका भी PDF मिल जाएगा, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वहीं पर दिए जाते हैं। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र भूमि से संबंधित है। ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से। और इस सम्मेलन की पहली बैठक पूछा जाता है जो कि 1971 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखें। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है?
चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। और साथियों जब आप लोग कोर्स को परचेज करेंगे और पेमेंट करेंगे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन, ये उत्तरदायी नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी जलवाष्प, मीथेन, ये क्या है? उत्तरदायी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे और आपको नंबर यहाँ भी लिखा देते हैं, लिख लीजिए 9631887058। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा निम्न स्तरीय वस्तु है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा निवेश पद्धति। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1964 में, ध्यान रखेंगे 1964 में किया गया था। देखिए 1964 से पूर्व यह एक संस्था के तौर पर आरबीआई की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती थी। कौन? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। लेकिन 1964 में इसकी स्थापना कर दिया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हमने आपको बहुत बार बताया है, पूरा डेट बताना है आपको। तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या होगा? किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1974 से लेकर 1978 तक, केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ मात्रक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद बल का आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है, बी का 4 हो जाएगा। कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है 3 4 1 2। आगे देखिए, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण? बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो 52 का आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? यानी बड़ी जी का मान बताना है। देखिए बड़ी जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन छोटी जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण, ये बदलता रहता है। तो बड़ी जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सही से याद कर लीजिए, पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा क्वार्ट्ज, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? देखिए ऐसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन
यानी WHO की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 45 डेसिबल ध्यान रखना है। 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि जो है मानव के लिए उपयुक्त है, लेकिन 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये गलत है, क्योंकि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है उस पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यही ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब है जल में तेल। ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है। बाकी धुंध, कोहरा, बादल ये सभी एरोसोल का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी मिलान करना है तो सिंपल क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आप सभी जानते हैं, जेम्स चैडविक। तो ए का 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? आपका गोल्डस्टीन हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे देखिए प्रोटॉन है ना, ठीक है। तो प्रोटॉन का आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन यहाँ पे आविष्कारक पूछा गया है। बाकी परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। तो 4-1-3-2 यहाँ पे दिया गया 4-1-3-2। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? तो 59 का सही जवाब है 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वर्ग और आवर्त पूछा गया है, तो 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है Pb3O4। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है क्या? तो यह आदर्श गैस नियम कहलाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, लुई पास्चर को माना जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक पूछे तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का 64 के बाद 65 होगा। एक बीजपत्ती पादपों के लिलियेसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन से हैं? तो याद रखिएगा ये है प्याज। और प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो सल्फर के कारण होता है, इसे भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका केचुआ। केचुआ जो है ये मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। और केचुआ और जोंक ध्यान रखना है, केचुआ जोंक ये जो है एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन सा? एनालिडा। बाकी सीप, घोंगा, ऑक्टोपस ये सभी जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर 67 का सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। याद रखिएगा किसका? प्रोटीन का। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए 68 के लिए आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये कथन सत्य नहीं है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती है, जबकि यहाँ पे दिया गया है
रक्त कणिकाएं होती है, तो यही कथन गलत है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रामित करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये यकृत को डैमेज करता है। सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सही जवाब है प्रमस्तिष्क। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए सिंपल क्वेश्चन है और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 70 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। तो 71 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनवरी 1947 में। कब? जनवरी 1947 में। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी 6 सदस्यों का नाम याद रख लीजिए। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से बनता है, 4 ऑप्शन देगा, तो 4 में से 3 ऑप्शन में प्रारूप समिति के सदस्य का नाम देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, तो आपको पहचानना होता है। तो देखिए नाम बता देते हैं। एक तो आपका अध्यक्ष हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी 6 कौन कौन है? तो लिख लीजिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, और छठा कौन है? डीपी खेतान है। और लास्ट में 7वां अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 में मिलता है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसका प्रावधान लिया गया है किस देश से? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। चलिए आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 215 में क्या है? तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इस प्रश्न को हमने आपको कल ही पढ़ाया था अनुसूची में, शाम 7:30 बजे क्लास में। तो ये मिलता है किस में? तो याद रखिएगा, तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरा अनुसूची में। और तीसरे अनुसूची में क्या है? तो शपथ के बारे में है। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? यहाँ पे भाग पूछा गया है, तो याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक करें। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा धार्मिक न्याय। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है, जबकि धार्मिक न्याय नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो साथियों ये जोड़ा गया 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो सही जवाब है संसद बना सकता है अनुच्छेद 248 के तहत। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक वीडियो में हम आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में बताया गया है और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत को कितना विषय मिला है? तो 29 विषय मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए साथियों, भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों में विभक्त था भारतवर्ष। और इनकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपद जो था इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। तो यहाँ पे कुरु महाजनपद की राजधानी पूछा जा रहा है, जो कि इंद्रप्रस्थ होगा। सी ऑप्शन सही है। कौशाम्बी की बात करें तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और अहिच्छत्र ये पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। सभी को ध्यान रखें। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, याद रखिएगा। क्या है? घोड़ा। जन्म का प्रतीक पूछा जाता है तो कमल और सांड है। गृह त्याग का घोड़ा हो गया। और ज्ञान का पूछा जाता है तो पीपल यानी बोधि वृक्ष, आप सभी जानते हैं। मृत्यु का पूछे तो स्तूप होता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। और गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? वाराणसी। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात जो है ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। वातापी कौंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में मेवाड़ शासक राणा सांगा विजयी हुआ था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में है। और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका भी निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में सीसा जो है ये ईरान से आयात किया जाता था, याद रखिएगा। तांबा का आयात कहाँ से होता था? तो तांबा का आयात होता था खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी का आयात पूछे तो अफगानिस्तान और ईरान से। सोना का आयात पूछे तो अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। टीन का आयात भी अफगानिस्तान प्रदेश से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे आसान मिलाने का यहाँ पे तरीका है, हमने आपको सती प्रथा के बारे में बहुत बार बताया है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो बी का 2, तो देखिए बी का 2 दिया गया है 2 ही ऑप्शन में, एक ए में और एक बी में। उसके बाद देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसके बारे में भी हमने बताया है, लॉर्ड कैनिंग होगा। डी का 4, तो डी का 4 देखिए यहाँ पे है, तो बी का 2 यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। बाकी सभी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो साथियों, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है किसे? तो इसका सही जवाब है मैकियावेली को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, एमजी रनाडे थे, याद रखिएगा। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। निम्नलिखित में से कौन
एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मिस्र कहलाता है। मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेहरू कब किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 14 दिसंबर को। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने कोर्स को नहीं लिया है फटाफट से जाकर ले लीजिए।